नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज बात करेंगे मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर। दोस्तों क्या इक्वल एमएसपी संभव है? अभी हाल फिलहाल में हमारे जो जनरल साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने जब पूछा सवाल कि इक्वल एमएसपी क्यों नहीं हो रहा है, तो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने 8वें पे कमीशन को दिखा दिया। क्या 8वें पे कमीशन में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे संभव है? चाहे 15,500 हो या चाहे 8वें पे कमीशन का रेट 30,000 हो, जवान को भी, जेसीओ को भी, अधिकारियों को भी वही रेट मिले, क्या यह संभव है? दोस्तों, इक्वल एमएसपी की जो मांग है, यह न्याय संगत है, जस्टिफाइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इक्वल एमएसपी मिल जाए तो जवानों के पेमेंट और पेंशन में भी इजाफा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जनरल साहब ने बताया, क्या इस तरीके से इक्वल एमएसपी 8वें पे कमीशन में मिल सकता है? सर, एक सवाल है पूर्व सैनिकों का। सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया जाता है, जिसे एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिस्क अलाउंस भत्ता तो सेना में रिस्क सभी को है, वो कब समान होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8वें कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8वें कमीशन अनाउंस कर दिया है, तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर मिल सकता है तो रास्ता क्या है? आज के इस वीडियो में आपको मैं 7 डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, 7 डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर मैं बता रहा हूं दोस्तों कि इक्वल एमएसपी संभव है, क्योंकि ये एक जस्टिफाइड मांग है। जी हां, और समय समय पर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जारी हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इस बात का को पुख्ता करते हैं कि हां, इक्वल एमएसपी जायज है और इक्वल एमएसपी मिल सकता है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पेंशनर्स के लिए एक जानकारी दे दूं। एक पेंशनर ने सुबह मुझे एक मैसेज भेजा दोस्तों कि उनके पास ये एसएमएस आया जो आप देख पा रहे हैं, और ये जो एसएमएस आया दोस्तों, ये एसएमएस आप देख पा रहे हैं, ये पेंशन मंत्रालय से आया है। और पेंशन मंत्रालय ने उनको जानकारी दी है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण ऐप के जरिए भर सकते हैं। लेकिन पेंशनर को डाउट इसलिए हो गया क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था, जिसका उनको कंफर्मेशन का मैसेज भी आ गया था। लेकिन उसके बाद भी पेंशन मंत्रालय से जब उनको मैसेज आया तो वो डाउट में हो गए थे, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था। तो दोस्तों, अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, अप्रूव हो गया, स्पर्श के अंदर भी अपडेट हो गया, उसके अलावा भी आपको मैसेज आता है पेंशन मंत्रालय से, तो आप घबराएं नहीं, चिंतित ना हो, क्योंकि पेंशन मंत्रालय से जो मैसेज आ रहा है पेंशनर्स को, वो एक रूटीन मैसेज है। आपने हो सकता है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर भी दिया हो, फिर भी आपको यह मैसेज मिल रहा हो, लेकिन आपने उसको लेकर के बिल्कुल भी चिंता नहीं होना है। ये एक रूटीन मैसेज है। हो सकता है आपको आज से 2, 4, 5, 10 दिन बाद भी ये मैसेज मिले, क्योंकि पेंशन मंत्रालय सबको अभी जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है पेंशनर द्वारा सबमिट किया जाए। तो ये एक अवेयरनेस मैसेज है दोस्तों, आपको थोड़ा अवेयर करने के लिए कि आपने अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो सबमिट कर दें। तो इसके लिए आप बिल्कुल ना घबराएं। आपने सिर्फ चेक करना है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद स्पर्श के अंदर वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अमूमन दूसरे या तीसरे वर्किंग डे के अंदर ही अपडेट हो रहा है आज के डेट में, तो चेक जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज का जो वीडियो का टॉपिक है, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। सबसे पहले पॉइंट समझते हैं, क्या इक्वल एमएसपी 15,500 हो या 30,000 हो या और कोई अमाउंट हो, मिल सकता है जवानों को? ये सवाल है। सारे सवालों के जवाब हम आगे डॉक्यूमेंट के बेस पर समझेंगे। अगर हां तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं, और पूरा क्रोनोलॉजी समझें। जी हां, और साथ ही साथ फैक्ट्स और दस्तावेजों के आधार पर समझेंगे दोस्तों। 7 डॉक्यूमेंट हैं जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बेस पर हमें समझ में आएगा कि क्या इक्वल एमएसपी 8वें पे कमीशन में मिल सकता है। जैसे कि जनरल साहब ने भी बोला कि 8वें पे कमीशन को भेज दीजिए। क्या यह संभव है कि 8वां पे कमीशन हमें इक्वल एमएसपी दे? क्योंकि समय समय पर जो दस्तावेज आए हैं दोस्तों, वो इसी ओर इशारा करते हैं कि पे कमीशन ही ऐसा बॉडी है जो हमें इक्वल एमएसपी दे सकता है। जी हां, इसको लेकर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2023 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय का एक लेटर है, जिसमें इक्वल एमएसपी के बारे में थोड़ा सा पहले वर्णन किया गया है। वो इक्वल एमएसपी यानी कि इक्वल हो या मिलिट्री सर्विस पे वो कैसे मिला, उसके बारे में बताया गया। तो पहले उस लेटर को देखते हैं।
दोस्तों इक्वल एमएसपी के पूरे मसले को समझने के लिए सबसे शुरुआत में आपको मैं ये डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। ये रक्षा मंत्रालय का लेटर है, आप देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर है। और ये लेटर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लेटर कब का है दोस्तों? ये लेटर है 2023 का। ये देखिए 20 जुलाई 2023 का है। और इस लेटर में मिलिट्री सर्विस पे या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के बारे में क्या जानकारी दी गई है, पहले उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखिए, इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स्ड फॉर जेसीओज एज वेल एज ऑफिसर्स, यानी कि जेसीओज और अधिकारियों के लिए मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होना चाहिए। ऐसा मुद्दा जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गया तो उन्होंने जो रिप्लाई दिया है, यहां पर रिप्लाई दिया गया है कि द मिलिट्री सर्विस पे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 6 सीपीसी while deciding the rate of military service pay in case of JCOs or the 6 CPC finalized the amount of rupees, अगले पेज में देखिए, 1000 per month as they were not paid by rank pay। अब यहां पर देखिए रक्षा मंत्रालय का लेटर मिलिट्री सर्विस पे को रैंक पे के साथ जो है जोड़ता है, और रैंक पे के साथ जोड़ करके ये बोला जाता है कि छठे पे कमीशन में 1000 रुपए ही रिकमेंडेशन किया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसको बढ़ा के 2000 करके दिया। ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके आगे कहा गया है कि बाद में 7वें पे कमीशन में उसी को बरकरार रखते हुए, कंटिन्यू रखते हुए जो भी मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर लगाया और फैक्टर लगा करके जेसीओज ओआर को बढ़ा करके 2000 से 5200 कर दिया और अधिकारियों का बढ़ा करके 15500 कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर बोलता है कि रैंक पे के बदले में मिलिट्री सर्विस पे दिया गया था, और कहीं ना कहीं यह जाहिर करने की कोशिश की गई है कि पे कमीशन ने तो केवल 1000 ही दिया था, हमने 2000 करवाया। तो कहीं ना कहीं क्या यह सही में रैंक पे के बदले में दिया गया है? हालांकि छठा पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो क्या बोलता है? रिकमेंडेशन कुछ और ही बोलता है दोस्तों। आखिर मिलिट्री सर्विस पे है क्या और क्यों दिया गया, इसको समझने के लिए हमें छठे पे कमीशन का रिकमेंडेशन को समझना पड़ेगा। उसको देखते हैं, चलिए दोस्तों। छठे पे कमीशन का ये रिकमेंडेशन का रिपोर्ट है, आपको मैं दिखा रहा हूं, 14 नंबर पेज है उसका। और यहां पर मिलिट्री सर्विस पे को देते हुए छठे पे कमीशन ने क्या कहा था, यहां पर लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिफेंस फोर्सेस पर्सनल विद आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स on account of rigors of military life are however proposed to be compensated by an additional element of pay termed military service pay MSP। यानी कि साफ साफ ये कहा गया है कि जो दिक्कतें, जो मिलिट्री सर्विस में जो कठिनाइयां होती हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जीवन में, उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको मुआवजे के तौर पर उसको कंपेंसेट करने के लिए ये जो है मिलिट्री सर्विस पे नाम का एक अलग से जो है एडिशनल एलिमेंट जो है जोड़ा जाता है पेमेंट में, जो केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ही लागू रहेगा। यानी कि यहां पर मिलिट्री सर्विस पे को देते हुए छठा पे कमीशन का रिकमेंडेशन साफ साफ बोलता है कि ये जो जीवन की कठिनाई है, फौजी जीवन की जो कठिनाई है, उसका मुआवजा है, ना कि ये रैंक पे का सब्स्टिट्यूट है। छठा पे कमीशन में रिकमेंडेशन ऐसे हुआ था कि ये एक मुआवजा है फौजी जीवन की कठिनाई के लिए, ये कोई रैंक पे का सब्स्टिट्यूट नहीं था। लेकिन दोस्तों 7वें पे कमीशन ने मिलिट्री सर्विस पे को और एक कदम आगे बढ़ते हुए जवानों से और ज्यादा जोड़ दिया। जी हां, जवानों को मिलिट्री सर्विस पे का अधिकार और ज्यादा है, ऐसा आपने रिकमेंडेशन में बताया। क्या बताया है 7वें पे कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में, उसको देखते हैं, चलिए। अब दोस्तों ये रहा 7वें पे कमीशन का रिपोर्ट, और 7वें पे कमीशन का रिपोर्ट में मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के जो रिकमेंडेशन हुआ है, अगले पेज में दिखाता हूं। जो मूल रिकमेंडेशन है ये देखिए, ये जो बोल्ड अक्षरों में 6.1.31 वाला जो पैराग्राफ है, ये अंग्रेजी में है। आपको अगर अंग्रेजी में समझना है तो मेरा वॉइस को आप नीचे करके, मेरा वॉइस को आवाज को नीचे करके अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो हिंदी में बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है? आयोग ने मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद पाया कि कुछ विशिष्ट तत्व हैं जो रक्षा बलों के कर्मियों को अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों से अलग करते हैं। इनके द्वारा अनुभव की जाने वाली विशेष सेवा परिस्थितियों से जुड़े अमूर्त पहलू हैं, उन्हें असैन्य कर्मचारियों से अलग करते हैं। रक्षा बलों के कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अत्यधिक जटिल परिचालन वातावरण में पूर्ण स्पेक्ट्रम ऑपरेशन करें और उसमें भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर बल प्रक्षेपण भी शामिल हो सकता है। रक्षा बलों के कर्मियों को अत्यधिक परिष्कृत युद्ध मशीनरी के साथ युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें आधुनिक युद्ध में स्वयं को तैनात रखना होता है। सैन्य संस्थान राष्ट्र गौरव का एक प्रमुख प्रतीक है।
इसके अलावा रक्षा कर्मियों विशेष रूप से अन्य रैंक, यानी कि यहाँ पर अब अन्य रैंक की बात हो रही है, जो जवानों की बात हो रही है, जो सिपाही से लेकर हवलदार तक होते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ साफ साफ लिखा गया, देखिए, इसके अलावा रक्षा कर्मियों विशेष रूप से अन्य रैंक यानी कि ओआर की कम उम्र में सेवानिवृत्ति भी एक ऐसा कारक है जिस पर विचार किया गया है। यानी कि कम उम्र में सेवानिवृत्ति होने को भी एमएसपी दिए जाने का एक कारण बताया गया है, देखिए 7वें पे कमीशन में। इसीलिए आयोग ने एक सचेत निर्णय लिया है कि सैन्य सेवा वेतन यानी कि एमएसपी, जो ऊपर वर्णित विभिन्न पहलुओं और असैन्य वेतनमानों की तुलना में रक्षा बलों द्वारा ऐतिहासिक रूप से प्राप्त बढ़त के लिए एक प्रतिपूर्ति है, केवल रक्षा बलों के कर्मियों को ही स्वीकार्य होगा। यानी कि साफ साफ इस पैराग्राफ में पूरा लिखा हुआ है। 7वें पे कमीशन का ये रिकमेंडेशन है दोस्तों। कमीशन ने ये माना है कि इनकी परिस्थितियां अलग होती हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों को अलग परिस्थिति में अलग इक्विपमेंट्स के साथ जो है काम करना पड़ता है, बहुत कठिनाई है, दिक्कतें हैं जीवन में, बहुत कष्ट के साथ ये नौकरी करना इनको पड़ता है। और खास करके जो अदर रैंक्स हैं, जो जवान हैं, वो कम उम्र में रिटायर भी हो जाते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनका कंपेंसेशन के रूप पर जो है दोस्तों एमएसपी दिया गया है। ये साफ साफ 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों, इतना कुछ रिकमेंडेशन में होने के बावजूद भी मिलिट्री सर्विस पे 7वें पे कमीशन में जवानों के लिए नहीं बढ़ाया गया। अब दोस्तों आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली हाईकोर्ट ने किस तरीके से, किन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए केस को खारिज किया था। मिलिट्री सर्विस पे का केस को क्या मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा बोला था दिल्ली हाईकोर्ट ने, या क्या बोला था माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने, उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक अहम दस्तावेज है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे लेने के लिए। तो चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का ये वो जजमेंट है जिसमें माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई करते हुए केस को खारिज कर दिया था। लेकिन खारिज करते हुए माननीय कोर्ट ने क्या अपना पॉइंट रखा था, ये देखिए, अकॉर्डिंगली वी फाइंड नो मेरिट इन द प्रेजेंट पिटीशन एंड द सेम आर डिसमिस्ड. This shall, however, not preclude the petitioner from making a representation in this regard to the concerned authority, which may consider the representation of the petitioners remaining uninfluenced by the present order. यानी कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को तो खारिज किया था इक्वल एमएसपी को, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो सही अथॉरिटी है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, उसके पास भी जाने की सलाह दी थी। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं पे कमीशन या तो सुप्रीम कोर्ट की ओर इशारा किया था। अब केस सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो वहां पर से सुप्रीम कोर्ट से केस को विड्रॉ कर दिया गया। और विड्रॉ क्यों किया गया, चलिए पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कॉपी देखते हैं। अब ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज किया था, लेकिन खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये देखिए, आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट मिस्टर निदेश गुप्ता, लर्न्ड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर, सीक्स टू विड्रॉ द स्पेशल लीव पिटिशन टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोर्ट से केस को विड्रॉ किया जा रहा है। देखिए, परमिशन एज साउट फॉर इज ग्रांटेड, और माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दिया विड्रॉ करने का। और ये रिप्रेजेंटेशन कहां किया जाना था, द स्पेशल लीव पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस एज विड्रॉन, यानी कि विड्रॉ किया गया, इसलिए हमने इसको डिसमिस कर दिया। अब दोस्तों ये विड्रॉ क्यों किया गया था, जहां तक हमारे नॉलेज में है दोस्तों, मैंने जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के सोसाइटी के जो वीर बहादुर सिंह जी हैं, उस समय में उनसे भी बात की थी, तो उनका कहना यह था कि इस मुद्दे को जो पे कमीशन का एनोमली कमिटी है, जो विसंगति कमिटी है, उसको भेजने के लिए उन्होंने विड्रॉ किया था। लेकिन दोस्तों अब यहां पर आपको मैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट का वो महत्वपूर्ण आदेश दिखाना चाहूंगा जिसमें एक नायक ने इक्वल एमएसपी के लिए केस किया था, और माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला था कि आपका इक्वल एमएसपी केवल पे कमीशन ही कर सकता है। जी हां, पे कमीशन के ऊपर ही, पे कमीशन के पाले में ही गेंद को माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने डाल दिया था। आखिर जजमेंट में माननीय कोर्ट ने क्या कहा था उसको देखते हैं। अब दोस्तों, माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जब इक्वल एमएसपी को लेकर केस चला था, तो माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि हम खारिज करते हैं, लेकिन यह मसला हमारा नहीं है, यह मसला क्योंकि पे कमीशन का है, इसलिए हम खारिज करते हैं। यहां पर देखिए, ये जो जजमेंट का आखिरी वाला पैराग्राफ है, 5 नंबर से पहले, यहां पर माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, द इक्विवेलेंस ऑफ क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ इक्वल मिलिट्री सर्विस पे बाय द पिटिशनर दैट इज एन एक्स नायक with a commissioned officer is a matter exclusively to be determined by an expert body like the pay commission.
and the said body would be the best judge to evaluate the duties performed, nature of duties, risk, etc. and other germane consideration qua the post held for the grant of MSP। यानी कि मान्य कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने केस तो खारिज किया, लेकिन साथ ही साथ ये बोला कि हम उचित प्लेटफॉर्म नहीं है इस विषय के ऊपर जजमेंट देने के लिए, तो उचित प्लेटफॉर्म रहेगा पे कमीशन। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद यह चीज क्लियर हो जाता है दोस्तों कि अगर इक्वल एमएसपी मिल सकता है तो वो पे कमीशन के जरिए ही मिल सकता है। कोई आंदोलन से, कोई सरकार के साथ विचार विमर्श से, कोई कोर्ट केस से मिलने के चांसेस ना के बराबर इन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है। लेकिन अब 8वें पे कमीशन के पास मुद्दा कौन भेजेगा? 8वें पे कमीशन को कौन प्रेशराइज करेगा? क्या इक्वल एमएसपी 8वें पे कमीशन से निकल के आ सकता है? क्योंकि 8वें पे कमीशन के लिए जो प्रपोजल आर्मी हेडक्वार्टर से गया है वहां तो इक्वल एमएसपी के बारे में नहीं लिखा गया है, वहां मिलिट्री सर्विस पे को और ज्यादा भागों में भाग कर दिया गया है। जी हां, आप सब ने देखा था अभी कुछ दिनों पहले उस रिपोर्ट में, उस प्रपोजल में किस तरीके से एमएसपी को अलग अलग स्लैब में कर दिया गया। अब यहां पर सवाल होता है, जो कि जनरल साहब ने भी बोला कि इक्वल एमएसपी लेना है तो फिर पे कमीशन के पास भेज दीजिए। तो अब यहां पर बड़ा सवाल होता है कि आखिर पे कमीशन के पास इस मुद्दे को भेजेगा कौन? अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये वाली बात हो गई। तो यहां पर अब उन लोगों को सामने आना पड़ेगा, उन संस्थाओं को सामने आना पड़ेगा जिन्होंने केस किया था, क्योंकि उनके पास ऑथोरिटी है, माननीय कोर्ट का आदेश है, जिस आदेश में यह साफ साफ बोला गया है कि मिलिट्री सर्विस पे अगर इक्वल कराना है तो आप पे कमीशन से कराइए। इतने सारे डॉक्यूमेंट अभी आपने देखे, कुल 7 डॉक्यूमेंट आपने देखे दोस्तों, और सातों के सातों डॉक्यूमेंट्स में या तो यह पता चलता है कि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होना चाहिए, या तो यह पता चलता है कि मिलिट्री सर्विस पे को इक्वल करने का काम पे कमीशन का है। तो अब जिन भी संस्थाओं ने केस किया था, ठीक है, चलिए केस में हार जीत हुआ जो भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ माननीय कोर्टों ने यह भी कहा है कि आप पे कमीशन के पास जाइए। तो माननीय कोर्ट के उसी आदेश को बेस बनाते हुए अब उन संस्थाओं को या उन इंडिविजुअल्स को भी माननीय कोर्ट के उसी आदेश के साथ जो है पे कमीशन को, इक्वल एमएसपी के मुद्दे को सबमिट करना चाहिए, क्योंकि इतने सारी जो चीजें हो रही हैं। और सातवां पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो साफ साफ बोलता है कि जवानों का कम उम्र में रिटायर होना भी मिलिट्री सर्विस पे देने का एक कारण है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जब 8वें पे कमीशन में छानबीन होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकता है, और मेरा मानना है हो सकता है इक्वल एमएसपी हो भी जाए। तो दोस्तों अब सारा चीज डिपेंड करेगा 8वें पे कमीशन में हमारे इस मुद्दे को पहुंचाने को लेकर, और 8वां पे कमीशन के अंदर से क्या डिस्कस होकर के, क्या संदर्भ होकर के जो है निकल के आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इक्वल एमएसपी से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।